अगर अपने पास ऑर्गन पाइप दोनों साइड से ही खुला है तो सर जिस साइड से खुला होता है वहां पे तो एंटी नोड बनता है, यहां पर भी एंटी नोड बनेगा। तो बताओ सबसे बेसिक क्या बन सकता है? सर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड तो होगा ही होगा। अगर अपने पास कोई भी ऑर्गन पाइप है और उसकी आपको रेडियस दे रखी है, ठीक है, तो क्या कर दो 0.6 into r कर दो, तो एंड करेक्शन निकालने का एक ये तरीका हो गया, ठीक है। एल लेंथ के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/12। अब स्पीड तो सबके लिए क्या होगी? सेम ही होगी। क्यों सर स्पीड सेम होगी? क्योंकि बेटा पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो सेम होगी। यहां से अगर आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी अगर आप वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करो। तो बेटर क्या रहेगा, आप क्या कर लो, किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार से लेक्चर में, जो कि है अपने पास वेव मोशन का लेक्चर नंबर 5। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ा था। हमने देखा था कि जो स्पीड है साउंड की वो एयर में क्या है, लिक्विड में क्या है, अपने पास सॉलिड्स में क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ऑर्गन पाइप स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़ लिया था और साथ में रेजोनेंस कॉलम यानी कि रेजोनेटिंग ट्यूब भी कर लिया था। आज के लेक्चर में अपने पास जो चीज आएगी वो क्या आएगी? सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप हम लोगों ने कर लिया। अब क्या रह गया? ओपन ऑर्गन पाइप। फिर आएगा अपने पास एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप। फिर हम लोग बात करेंगे सोनोमीटर की और लास्ट में अपने पास क्या आएगा? बीट्स आएगा। तो आज के अपने पास 4 टॉपिक हैं। हर बार की तरह ये वाली जो अपने पास लेक्चर है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, ठीक है ना। मैंने को पता है कि पिछले जो 3-4 लेक्चर हैं वो काफी बड़े चले गए हैं, तुम लोगों के हाथ पैर फूल गए हैं, लेकिन आज ये जो लेक्चर है ये इतना बड़ा नहीं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करी जाए क्लोज ऑर्गन पाइप की। एक बार जल्दी से रिकैप दे देता हूं आपको। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में याद करो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होता था? जो कि एक तरफ से क्या होता था? क्लोज होता था और एक एंड से क्या होता था? ओपन होता था। तो इसमें जो फंडामेंटल बनती थी अपने पास वो इस टाइप की बनती थी, ठीक है। फंडामेंटल इस टाइप की बनती थी अपने पास स्टेशनरी वेव। तो भाई साहब, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती थी वो होती थी v/4l। अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है अपने पास? l है। अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है अपने पास? l है, तो v/4l बनती थी। उसी तरीके से अगर अपने पास क्या हो, इस l लेंथ की ट्यूब में अगर अपने पास इस टाइप की स्टेशनरी वेव बने, इस टाइप, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती थी वो क्या आ जाती थी? 3v/4l। इसको हम लोग कौन सा हार्मोनिक बोलते थे? थर्ड हार्मोनिक। याद करो, थर्ड हार्मोनिक बोलते थे। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। याद है? इतनी क्लियर है कि नहीं? तो जल्दी से थोड़ा सा एक रिकैप करवा रहा हूं मैं आपको। और इसको हम लोग एक चीज और बोलते थे, थर्ड हार्मोनिक के अलावा एक चीज और बोलते थे ओवरटोन के टर्म्स में। सर बेसिक के अलावा एक लूप एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? फर्स्ट ओवरटोन बोलते थे कि नहीं बोलते थे? इसी तरीके से अपने पास क्या आएगा? फिफ्थ हार्मोनिक आएगा, इसी तरह 7th हार्मोनिक, 9th हार्मोनिक, 11th हार्मोनिक। यानी कि इसमें अपने पास कैसे हार्मोनिक्स आते थे सर? ऑड हार्मोनिक्स आते थे अपने पास। कैसे हार्मोनिक्स आते थे? ऑड हार्मोनिक्स आते थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने पास स्ट्रिंग के केस में वन एंड फिक्स और वन एंड फ्री था अपने पास जब स्टेशनरी वेव्स बन रही थी, ठीक है। तो अगर अपने पास क्या हो, इस टाइप से हो और उसमें n लूप्स हो, n लूप्स, यानी कि n लूप्स में मैं क्या कर रहा हूं? बेसिक को भी इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर अपने पास इस तरीके से n लूप्स हो, ठीक है ना। कितने लूप्स हैं? n लूप्स हैं सर। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती थी वो आती थी 2n-1 v/4l, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे? 2n-1th हार्मोनिक, या बोल लो n-1 ओवरटोन। बोलते थे कि नहीं बोलते थे सर? बिल्कुल। अब इसी के ऊपर बेस था अपने पास रेजोनेंस कॉलम, या बोल लो रेजोनेटिंग ट्यूब। तो हमने उसके भी सवाल करे थे, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास क्या आता है? ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा कि जो ऑर्गन पाइप होगा वो एक साइड से नहीं, दोनों साइड से ही क्या होगा? खुला होगा, ठीक है।
तो अगर अपने पास ऑर्गन पाइप दोनों साइड से ही खुला है तो सर जिस साइड से खुला होता है वहां पे तो एंटी नोड बनता है, यहां पर भी एंटी नोड बनेगा। तो बताओ सबसे बेसिक क्या बन सकता है? सर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड तो होगा ही होगा, ऐसा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक अपने पास बन सकता है वो क्या बन सकता है सर इसमें? सबसे बेसिक सर यहां पे एंटी नोड है तो यहां पे ऐसा होगा, ये नोड है तो ऐसा होगा, यहां पे एंटी नोड है ऐसे, तो सबसे बेसिक तो सर यही बन सकता है, सबसे बेसिक यही बन सकता है ना। अगर दोनों तरफ खुला हुआ है तो इधर पे भी एंटी नोड इधर पे भी एंटी नोड, बीच में नोड होगा कहीं, तो ऐसे ऐसे सबसे बेसिक यही बन सकता है, ये सबसे बेसिक वाला है, ठीक है ना। इसी को हम लोग फंडामेंटल भी कह देते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो क्या होगी सर? अगर लेंथ इसकी एल है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर? एक एंटी नोड से दूसरी नोड के बीच की दूरी, एक एंटी नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी क्या होती है अपने पास सर? λ/4, और ये भी क्या हो जाएगा? λ/4, तो क्या हो जाएगा? λ/2। या ऐसे बोल लो, एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है अपने पास सर? λ/2 होती है, यानी कि ये जो लेंथ है वो कुछ और नहीं, क्या अपने पास λ/2 ही है। जो लेंथ है अपने पास वो कुछ और नहीं, λ/2 ही है। समझ लग रही बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो एक एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी λ/4, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4, अरे यही तो एल के बराबर है, तो एल की वैल्यू क्या आ गई? λ/2 आ गई। तो लैम्डा कितना आ गया? 2l आ गया। अगर लैम्डा 2l आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? v/λ होती है, तो आंसर कितना हो जाएगा? v/2l। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या? फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी सर? बेसिक फ्रीक्वेंसी, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसी को हम लोग फंडामेंटल बोल देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं इसको, और साथ में इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल देते हैं। सर फर्स्ट हार्मोनिक क्यों? क्योंकि v/2l के आगे क्या लगा? 1 लगा हुआ है। तो बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा अपने पास क्या था, जैसा अपने पास क्या था? स्ट्रिंग के अंदर बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस था, स्ट्रिंग के अंदर बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस था। जैसा अपने पास स्ट्रिंग के अंदर बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस था, सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब देखो और क्या बन सकता है सर? देखो अगर अपने पास ये इस टाइप से, लेंथ क्या है अपने पास? एल ही है। अपने को तो सर पता है यहां पर तो क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा, क्योंकि खुला हुआ है तो यहां पर भी एंटी नोड बनेगा। अब सर एक बार ये हो गया, ये अपने पास बेसिक वाला हो गया, ठीक है ना। तो बीच में क्या कर दो सर? एक लूप लगा दो, ये लो, ऐसा भी तो बन सकता है, ऐसा भी तो बन सकता है सर। ये तो बेसिक है अपने पास, ऐसा और ऐसा क्या है? बेसिक है। तो बेसिक के अलावा बीच में एक लूप लगा दो सर। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलके बेसिक बना रहा है, देखो ना, ये तो सर बेसिक है, ठीक है ना। ये और ये मिलके बेसिक है, और ये क्या है? एक एक्स्ट्रा लूप है, ठीक है ना। तो अगर एक्स्ट्रा लूप है तो इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे बेसिक के अलावा, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं सर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास? लेंथ एल है, बताओ ये नोड तो बताओ एंटी नोड नोड के बीच की दूरी सर λ/4, नोड नोड के बीच की दूरी सर λ/2, नोड एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4, ठीक है ना। तो λ/2 प्लस λ/4 प्लस λ/4 इज इक्वल टू एल। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास सर? 2 λ/2 इज इक्वल टू एल। सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/λ। लैम्डा यहां से निकालो तो लैम्डा कितना निकल के आ रहा है सर? लैम्डा आ रहा है 2l/2, 2 से 2 काट नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 2v/2l। तो ये आ गई अपने पास क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई सर? 2v/2l। समझ लग रही है बात? ये क्या आ गई अपने पास? फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? v/2l के आगे 2 लगा हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेकंड हार्मोनिक। बिल्कुल वैसे ही बेटा, जैसे बोथ एंड फिक्स था ना, बिल्कुल वैसे ही है सेकंड हार्मोनिक, या बोल लो फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि एक लूप एक्स्ट्रा है ना। क्या बोलेंगे? सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। समझ लग रही है बात? ठीक है। जैसे अभी 2v/2l आया, वैसे नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? 3v/2l आ जाएगा। देखो कैसे बनता अपने पास, इस तरीके से होता ये,
देखो ये क्या हो जाता है, ये होता है सर लैम्डा बाय 4, ये होता है लैम्डा बाय 2, ये होता है लैम्डा बाय 2 और ये होता है लैम्डा बाय 4। कैसे सर किया? देखो भाई बहुत आसान है सर, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है जहां से खुला हुआ है, ठीक है, और टोटल लेंथ क्या है अपने पास? L है। फिर ये L है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 3 लैम्डा बाय, कितनी हो जाएगी अपने पास? लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2 और 2 लैम्डा बाय 2 और है तो 3 लैम्डा बाय 2। लैम्डा की वैल्यू 2L बाय 3। तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी सर? फ्रीक्वेंसी होती है V बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2L बाय 3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये आंसर है अपने पास, ठीक है ना। तो इसको कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे सर? थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि V बाय 2L के आगे क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, ठीक है भैया, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। और इसको अगर आप बेसिक में काउंट करोगे तो 2 लूप एक्स्ट्रा हैं और सेकंड ओवरटोन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, बात करूं किसकी? एन लूप्स की। अगर मान लो क्या हो अपने पास? एन लूप्स हो इस तरीके से, ऐसे एन लूप्स हो अपने पास, एन लूप्स। अगर अपने पास एन लूप्स हैं, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आ जाएगी? एन वी बाय 2L। भाई साहब समझ लग रही है बात? कितनी आ जाएगी? एन वी बाय 2L। तो इसको कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे? nth हार्मोनिक बोलेंगे, ठीक है ना, nth हार्मोनिक बोलेंगे। और कौन सा ओवरटोन? सर अगर टोटल n लूप्स हैं, बेसिक को मिलाकर, बेसिक को इंक्लूड कर रहा हूं, तो बेसिक को हटा दो तो कितने बचे सर? n-1 ही तो एक्स्ट्रा हो गए अपने पास, और n-1 ओवर टोन, n-1 ओवर टोन। समझ लग रही है बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताई है, ठीक है। nth हार्मोनिक और n-1 ओवर टोन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपने पास क्या था स्ट्रिंग के केस में, बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस, ठीक है। इतनी क्लियर है? अब देखो कुछ सवाल करते हैं। सवाल क्या है? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन ऑन बोथ द एंड्स, ठीक है ना। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज ऑर्गन पाइप की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है क्लोज ऑर्गन पाइप की, लेंथ किसकी है? 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप की क्या होती है सर? V अपॉन 4L C लिख देते हैं। LC का मतलब लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, ये किसके बराबर है सर? ये बराबर है सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एंड बोथ द एंड्स, यानी कि जो सेकंड ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन का मतलब 2 लूप एक्स्ट्रा, ओपन ऑर्गन पाइप के में 2 लूप्स एक्स्ट्रा, 2 लूप एक्स्ट्रा और बेसिक वाले को मिला लें तो टोटल में कितने लूप्स हो गए? 3 लूप्स हो गए। और फॉर्मूला क्या होता है एन लूप्स का सर? एन लूप्स का फॉर्मूला होता है NV बाय 2L, तो 3V बाय 2L हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये किसके बराबर है? 3V बाय 2L। ओ LO का मतलब लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो सर स्पीड ऑफ साउंड तो सेम ही होती है, V से V कट गया, ठीक है ना। तो 1/4 LC, LC कितना है सर अपने पास? LC है 20 सेंटीमीटर, 3/2, हमें तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ही फाइंड करना है, ठीक है। हो तो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन था क्या? कुछ नहीं था सर। भाई साहब इस टाइप के टटपुंजिया क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो L0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास? ये आ जाएगा अपने पास 10, यानी कि 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन ऑर्गन पाइप की, ठीक है ना, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर? V बाय 2L,
एल नॉट लिख लेते हैं, ठीक, इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या होगा, 3v/4l, तो 3v/4lc, तो v से v कट गया। अब उसने क्या बोला हुआ है कि सर इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, ये दे रखी अपने को कितनी, 20 सेंटीमीटर, तो बताओ ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी होगी, कुछ नहीं सर, v/2l0 इज इक्वल टू 3/4 to 20 हो गया 10, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, l0 की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, 40/3। 40/3 कितना होता है सर, ये जाएगा अपने पास 13 पॉइंट समथिंग जाएगा 10, तो 13 पॉइंट समथिंग 13.2 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इतनी क्लियर, 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन open organ pipe has the same frequency as the first overtone of closed organ pipe, L मीटर long, the length of the open pipe will be। ऐसे टाइप के बेटा क्वेश्चन आते हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। द सेकंड ओवरटोन, जो सेकंड ओवरटोन है ओपन ऑर्गन पाइप की, सेकंड ओवरटोन का मतलब 2 लूप्स, बेसिक को अलावा 2 लूप्स, यानी कि बेसिक के अलावा 2 लूप्स एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल में कितने लूप हो गए, 3 लूप, बेसिक को भी कंसीडर कर लूं तो 3 लूप, तो ओपन ऑर्गन पाइप यानी 3 लूप का, यानी कि 3v/2l आएगा फ्रीक्वेंसी, length of open organ pipe as the first overtone of closed pipe, first overtone यानी कि v/4lc, ठीक है ना, lc आपको l दे रखी है, लेंथ ऑफ ओपन पाइप निकाल सकते हो सर, निकाल सकते हैं बेटा, इसी टाइप के सवाल आते हैं, कुछ भी अपने को बहुत तोप नहीं मारना, ठीक है ना, v से v कट गया, 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया अपने पास, l0 की वैल्यू आ गई 6, सॉरी 3 2 जा 6, मेरी तो ये आ रही है भाई, मैंने क्या कुछ गलत किया, सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सेकंड ओवरटोन का मतलब तो 3v/2l ही होता है, सही लिखा मैंने, इज इक्वल टू v/4lc, ये तो क्या भाई सठिया गए हैं क्या, 6 आएगा यार आंसर, 4l क्यों दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन में नहीं है क्या, द सेकंड ओवरटोन का मतलब सही तो है, एज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन का मतलब बिल्कुल सही है, v/4, अरे फर्स्ट ओवरटोन है यार, फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट है, द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, L मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप विल बी, देखो वैसे ही कुछ सा क्वेश्चन है, सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, सेकंड ओवरटोन का मतलब, सेकंड ओवरटोन का मतलब बेसिक के अलावा 2 लूप्स एक्स्ट्रा हैं, यानी टोटल में कितने लूप हो गए, 3 लूप हो गए, बेसिक को मिला के 3 लूप है अपने पास, तो ओपन ऑर्गन पाइप की क्या हो जाएगी 3v/2lc, ठीक, lc का मतलब लेंथ ऑफ, सॉरी lo का मतलब लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन यानी कि मतलब 1 लूप एक्स्ट्रा है बेसिक के अलावा, तो अपने पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में 1 लूप एक्स्ट्रा बेसिक के अलावा कब होता था सर, थर्ड हार्मोनिक में, किसमें, थर्ड हार्मोनिक में, तो ये जाएगा 3v/4lc, lc कितना दे रखा अपने को सर, lc दे रखा अपने को l दे रखा है, ये कितना दे रखा है, l दे रखा है, बस 3 से 3 कट गया, v से v कट गया, ये 2, तो आंसर कितना आ गया 2l, ठीक है, क्लियर है बाबू, ठीक है, चलो अब देखो, अब अपने पास क्या आता है, अब अपने पास आता है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या चीज है, देखो अगर अपने पास एक ऑर्गन पाइप है, समझो ये, समझो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, और इसमें मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो बनती है ना एक्चुअल में, वो कुछ ऐसे बनती है, यानी थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, ये थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, लेंथ तो क्या है अपने पास
सर एल ही है, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, एल है, लेकिन ये पूरा अंदर नहीं बनता कायदे से, ये थोड़ा थोड़ा देखो इतना बाहर निकला हुआ है, इतना बाहर निकला हुआ है, इतना, जितना बाहर निकला होता है ना इसी को हम लोग ई बोलते हैं, यानी कि एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं, ई, क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन यानी कि ई। समझ लग रही है बात। अब सर ये ई होता कितना है, ई होता कितना है सर, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, अगर ट्यूब का रेडियस क्या है, आर है, तो इसकी वैल्यू होती है 0.6 आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो कुछ एरर रहता है जिसको हम लोग एंड करेक्शन बोल रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो अपने पास बनता है, ये जो अपने पास बनता है वो कुछ बाहर निकल आता है, ठीक है। जरूरी नहीं फंडामेंटल में, सब में, सब में क्या निकल आता है, थोड़ा सा बाहर निकल आता है। यानी कि जो एंटी नोड होती है ना, जो एंटी नोड होती है बेसिकली, वो कायदे से तो कहां बननी चाहिए थी सर, यहां पे बननी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी सी बाहर बनती है, यहां पर इस जगह बनती है एंटी नोड। तो एंटी नोड क्यों बन रही है सर यहां पर, क्योंकि भाई खुला हुआ है ना, ठीक है, थोड़ा सा बाहर बनता है। कितना बाहर बनता है सर, ई बाहर बनता है। तो वही जो ई होता है वही तो क्या होता है अपने पास, एंड करेक्शन। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो सर एक्चुअल में बताओ, तो सर ये तो अपने पास क्या है, नोड है। अब एंटी नोड कहां पे बन रही है सर, एंटी नोड यहां पे बन रही है। तो सर नोड से जो एंटी नोड की जो दूरी होती है वो होती है λ/4। तो λ/4 इस बार एल के बराबर है कि एल प्लस ई के बराबर है, सर एल प्लस ई के बराबर है। तो लैम्डा कितना हो गया, 4 टाइम्स एल प्लस ई। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, v बाय लैम्डा, यानी कि v अपॉन 4 एल प्लस ई। अभी तक हम लोगों ने क्या याद किया था सर, क्या याद किया था हम लोगों ने, क्लोज ऑर्गन पाइप का आंसर क्या आता था, v बाय 4l। लेकिन अब क्या आ रहा है, 4l प्लस ई आ रहा है, यानी कि ई एक्स्ट्रा आ गया। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा सर, ये भी थोड़ा सा बाहर निकल आएगा। देखो कैसे, अभी सर होता क्यों, ये इनर्शिया की वजह से होता है, ठीक है ना। अपने को डीप में नहीं जाना, बस इतना याद रखो, इनर्शिया की वजह से बाहर निकल आता है, ठीक है। अब देखो, अगर अपने पास क्या होता कि सर अगर मैं बात करूं थर्ड हार्मोनिक की, तो थर्ड हार्मोनिक में भी ऐसे ही होता। ये तो होता अपने पास ऐसा, और ये कुछ बाहर निकल आता है एंटी नोड, मतलब एकदम लेंथ पे नहीं बैठता पाइप की, कुछ बाहर निकल आता। कितना निकल आता सर, ई ही तो बाहर निकल आता, जो एंटी नोड था ई बाहर निकल आता। ये एंटी नोड है अपने पास, ये नोड है, ये भी नोड है। तो सर नोड नोड λ/2 प्लस λ/4। अब ये एल के बराबर तो होगा नहीं, एल प्लस ई के बराबर होगा, ठीक है। तो 3 λ/4 इज इक्वल टू एल प्लस ई। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 एल प्लस ई बाय 3। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, v बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या है, 4 एल प्लस ई, ऊपर जाएगा 3। तो आंसर देखो ये आ रहा है। वैसे पहले आंसर क्या आ रहा था, पहले आंसर क्या आ रहा था सर, पहले आंसर आ रहा था 3v बाय 4l। अब क्या नीचे आ रहा है, l प्लस ई। यानी कि अपने को कुछ नहीं करना, अपने को जब भी अपने को एंड करेक्शन की बात करी जाए, जब भी वो बोले सवाल में दे दे कि सर रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल ट्यूब इज दिस, तो इसका मतलब आपको एंड करेक्शन लेके चलना है। अगर सवाल में उसने रेडियस ऑफ द ऑर्गन पाइप नहीं दिया तो इसका मतलब अपने को एंड करेक्शन की बात ही नहीं करनी, ठीक है। अपन नॉर्मल सवाल जैसे करते आए तो वैसे करेंगे। लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया कि रेडियस ऑफ द ट्यूब इज दिस, तो बेटा तो रेडियस ऑफ द ट्यूब वो इसीलिए ही देगा ताकि आप एंड करेक्शन को मान के चलो। समझ लग रही है बात। अगर सवाल में नॉर्मल सा सवाल है अपने पास, रेडियस ऑफ द ट्यूब या डायमीटर ऑफ द ट्यूब की बात ही नहीं करी है, रेजोनेंस मतलब जो रेडियस ऑफ द अपने पास ऑर्गन पाइप है, या ट्यूब बोल लो या ऑर्गन पाइप बोलो, बेटा सिलेंड्रिकल ट्यूब भी बोल लेते ना ऑर्गन पाइप को। अगर ट्यूब के रेडियस की बात या डायमीटर की बात नहीं करी गई है अपने पास, ठीक है, तो इसका मतलब अपने को कोई लेना देना नहीं एंड करेक्शन से। लेकिन अगर उसने दे दिया है तो किस लिए दिया, फर्जी में थोड़ी नहीं दिया उसने किस लिए दिया, ताकि आप एंड करेक्शन के हिसाब से आंसर को लिखो। तो जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है सर, ई की वैल्यू होती है अपने पास 0.6 इंटू आर। ये आपको याद करना है, ठीक है ना, ये आपको याद करना है, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। इट इज क्लियर है कि रेडियस ऑफ द ट्यूब बोलो या रेडियस ऑफ द ऑर्गन पाइप बोलो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर अपने पास n लूप्स होंगे, अगर अपने पास क्या होंगे, n लूप्स होंगे, तो उसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, फॉर n लूप्स, अगर मान लो ऐसे करते हुए n लूप्स होते, एंड करेक्शन के अकॉर्डिंग अपने पास आंसर क्या आता, क्या जाता, 2n-1 v बाय 4 l प्लस ई हो जाता, ठीक है ना।
और कुछ नहीं। अब देखो, जैसे हम लोगों ने एंड करेक्शन किया है क्लोज ऑर्गन पाइप में, वैसे ही एंड करेक्शन किस में आ सकता है? ओपन ऑर्गन पाइप में। बिल्कुल सर, ओपन ऑर्गन पाइप में तो आ सकता है। अब ऐसा क्या होगा कि सर जो एंटी नोड होंगे थोड़े से बाहर बन रहे हो, तभी तो एंड करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यानी दोनों तरफ से थोड़े थोड़े बाहर निकल जाएंगे। कितने निकल गए सर? ई बाहर निकल गए दोनों तरफ से, ई ई। और ये तो अपने पास क्या है? लेंथ एल है ही, ठीक है ना। ये लेंथ एल है यहां से लेकर यहां तक ऑर्गन पाइप की। तो बताओ, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। तो एंटी नोड से नोड की बीच की दूरी सर लैम्डा बाय 4, नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू, इस बार क्या लिखेंगे? L प्लस 2E के बराबर लिखेंगे। सिंपल L के बराबर तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ गया अपने पास? लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू L प्लस 2E, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2L प्लस 2E आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? V बाय लैम्डा होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगी? V अपॉन 2L प्लस 2E। ये आ जाएगी अपने पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास? एंड करेक्शन आ जाएगा। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विद एंड करेक्शन। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विद एंड करेक्शन। याद रखना ई की वैल्यू क्या है अपने पास? 0.6 R, ठीक है। इतना क्लियर है? क्लियर है भाई साहब। नेक्स्ट देखो, जैसे ये अपने पास, वैसे अपने पास क्या बन सकता है? सेकंड हार्मोनिक भी तो आ सकता है। जी सर, थोड़ा सा बाहर बना दो। लो सर, बना दिया। इधर से ई बाहर, इधर से ई बाहर, और ये तो अपने पास क्या है? लेंथ एल है। पाइप की या ट्यूब बोल लो। इस बार एल प्लस 2E बराबर किसके है सर? एल प्लस 2E बराबर है अपने पास लैम्डा बाय 4। ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है। तो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, तो यानी कि 2 लैम्डा बाय 2 के। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2L प्लस 2E बाय 2। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 2V अपॉन 2L प्लस 2E। बेटा कुछ नहीं करना, जो अपने पास आंसर होता था ना उसमें बस लेंथ में प्लस 2E कर देना है। क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या हो रहा था सर? क्लोज ऑर्गन पाइप में जो बातें हो रही थी वो क्या हो रही थी सर? क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ एक ही साइड से खुला था, तो एक ही साइड से एंटी नोड बाहर निकल गया था। तो बस लेंथ में क्या कर रहे थे सर? सिंपल प्लस ही कर रहे थे। लेंथ में क्या कर रहे थे हम लोग? सिंपल प्लस ही कर रहे थे। लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा सर? ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा? ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा सर? उसमें दो साइड से खुला है, तो दो साइड से एंटी नोड बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार क्या करना पड़ेगा? प्लस 2E करना पड़ेगा। यानी कि सबकी लेंथ में क्या कर दो? प्लस 2E कर दो, कुछ नहीं। जो भी फ्रीक्वेंसीज थी उन सबकी जो लेंथ होंगी ना, फ्रीक्वेंसी में लेंथ की टर्म आती है, उसमें क्या कर दो? प्लस 2E कर दो बस, ठीक है। तो वैसे ही अगर n लूप्स होते तो अपने पास आंसर क्या आएगा? n लूप्स के केस में आंसर क्या आएगा सर? मान लो n लूप्स होते अपने पास ऐसे करके, ठीक है ना। तो इधर से भी E बाहर निकलता, इधर से भी E बाहर निकलता, ठीक है ना। तो और लेंथ क्या होती? L होती है अपने पास। तो अपने पास आंसर कितना जाता? NV बाय 2L प्लस 2E। कुछ नहीं करना है, यहां पे लेंथ में बस 2E को ऐड कर देना, बस यही होता है अपने पास एंड करेक्शन। एंड करेक्शन की वैल्यू अपने को पता ही है 0.6 इंटू R, ठीक है। अगर आपको सवाल में रेडियस ऑफ द ट्यूब दे रखा है, इसका मतलब वो आपसे बोल रहा है कि आपको एंड करेक्शन लेकर चलना है, ठीक है। चलो अब देखो, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा, याद करो एक एंड करेक्शन निकालने का और तरीका होता है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला के हिसाब से एंड करेक्शन की, भाई फॉर्मूला के हिसाब से एंड करेक्शन क्या हो गया सर? 0.6 इंटू R, ये हो गया। यानी कि अगर अपने पास कोई भी ऑर्गन पाइप है और उसकी आपको रेडियस दे रखी है, ठीक है, तो क्या कर दो? 0.6 इंटू R कर दो, तो एंड करेक्शन निकालने का एक ये तरीका हो गया, ठीक है ना। फिर फ्रीक्वेंसी में क्या कर लोगे? अगर
क्लोज ऑर्गन पाइप होगा तो लेंथ में प्लस ही कर देना, और ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो लेंथ में +2 ही कर देना। ठीक है, अब एक तरीका और है अपने पास क्या निकालने का, एंड करेक्शन का। तो एंड करेक्शन इज ऑल्सो calculated using what रेजोनेंस कॉलम। रेजोनेंस कॉलम की हेल्प से भी आप एंड करेक्शन फाइंड कर सकते हो। कैसे सर करेंगे, देखो, एंड करेक्शन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग रेजोनेंस कॉलम। देखो भाई साहब, रेजोनेंस कॉलम क्या है, कुछ अलग नहीं सर, क्लोज ऑर्गन पाइप ही तो है, बस उसमें पानी भरा होता है। जैसे समझो अपने पास ये है, ठीक है, इसमें आपने पानी भर रखा है, ठीक है, कोई टंकी टुंकी लगा दी आपने, पानी का लेवल आप कम ज्यादा करते रहते हो ना। यहां से मान लो जो फर्स्ट रेजोनेंस हुई वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे ही हो गई, फर्स्ट रेजोनेंस हुई वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे हो गई, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो एंटी नोड है वो बाहर निकल जाएगी। तो कितनी निकल गई एंटी नोड बाहर, सर एंटी नोड बाहर निकल गई ई से, ठीक है ना। और ये क्या है लेंथ अपने पास, सर ये L1 लेंथ है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस केस में L1 प्लस ई इज इक्वल टू λ/4। सर λ/4 कैसे लिख दिया, सर ये है अपने पास नोड और एंटी नोड बाहर निकल गई है ई से, ट्यूब से थोड़ी सी बाहर निकल गई ना, ई से बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे में क्या बनेगा सर, अगर थोड़ा सा पानी के लेवल को और कम करूं मैं, अगर मैं पानी के लेवल को थोड़ा सा और कम करूं, देखना बेटा, पानी के लेवल को अगर मैं थोड़ा सा और कम कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो बेटा, पानी के लेवल को थोड़ा सा और कम करो, समझो टंकी लगा रखी है मैंने, पानी भर रखा है, पानी के लेवल को और मैं कम करता हूं, लो मैंने और कम कर दिया, और इस बार जो रेजोनेंस हो रही है वो किस पे हो रही है अपने पास, ये हो रही है सर थर्ड हार्मोनिक पे। किस पे हो रही है, थर्ड हार्मोनिक। इसमें ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं ना, फर्स्ट हार्मोनिक जिसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, ये थर्ड हार्मोनिक आएगा, और जो थर्ड हार्मोनिक वाला है उसकी जो स्टेशनरी वेव है उसका जो एंटी नोड है वो थोड़ा सा बाहर निकल गया, कितने से सर, ई से बाहर निकल गया। ये लेंथ क्या है सर, इसको मान लेते हैं L2 है। तो मैं बोल सकता हूं कि L2 प्लस ई किसके बराबर होगा, सर ये होगा अपने पास λ/2 और ये होगा सर λ/4, क्योंकि भाई यहां पे तो एंटी नोड है। समझ लग रही बात, अरे क्लियर है कि चीज की नहीं। देखो बेटा, यहां पे नोड है, यहां पे नोड है, तो नोड नोड के बीच की दूरी सर λ/2, ठीक है ना। नोड और ऊपर आ गया एंटी नोड, तो नोड एंटी नोड के बीच की दूरी सर λ/4। समझ आ रही बात, इतनी चीज क्लियर है। तो अपने पास क्या आ गया, L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3λ/4, L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3λ/4। एक ये रिलेशन आ गया, एक ये रिलेशन आ गया। अब सर इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। कैसे एंड करेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, देखो L1 प्लस ई की वैल्यू थी λ/4, L2 प्लस ई की वैल्यू थी 3λ/4। तो देखो आप λ/4 को क्या लिख सकते हो, L1 प्लस ई, ठीक है। तो यहां से आ गया L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू 2E, ई की वैल्यू कितनी आ गई, L2 माइनस 3L1/। समझ लग रही है बात। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप रेजोनेंस करा करा के भी रेजोनेटिंग कॉलम के अंदर, रेजोनेटिंग कॉलम के अंदर आप रेजोनेंस करा करा कर भी आप लेंथ की हेल्प से, लेंथ की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हो, एंड करेक्शन फाइंड कर, एंड करेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास क्या थी, ये L1 लेंथ थी, ये क्या थी, L2 लेंथ थी, नहीं ये तो L1 प्लस ई λ/4, L2 प्लस ई 3λ/4, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, उसकी हेल्प से आंसर निकाल लिया। तो एंड करेक्शन कितना आ गया, L2 माइनस 3L1/2 आ गया। समझ लग रही है बात आपको। तो आप इस तरीके से भी आप एंड करेक्शन को निकाल सकते हो। अब आपने एंड करेक्शन निकाल लिया, तो बताओ
जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है सर, ओपन ऑर्गन पाइप है तो जो फ्रीक्वेंसी होती हो जाती V/4 L1 + E, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाती 3V/4 L2 + E। आपने एंड करेक्शन तो निकाल लिया ना भाई, ठीक है, एंड करेक्शन तो आपने निकाल लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, रेजोनेटिंग जो लेंथ थी यानी कि L1 और ये L2, इनकी हेल्प से आपने क्या किया, एंड करेक्शन निकाल लिया। तो एंड करेक्शन निकालने का ये एक तरीका भी है अपने पास, ठीक है। चलो अब देखो, कई बार बच्चे को ये समझ नहीं आता कि सर V तो होता है कि अपने पास स्पीड ऑफ साउंड, किसमें बेटा, ये तो अपने पास एयर ही है ना, ये तो एयर कॉलम ही है ना, नीचे पानी है, पानी से कोई लेना देना नहीं, एयर कॉलम, एयर में कितनी रफ्तार है हमको तो पता ही ना, एयर में रफ्तार कितनी होती है। अगर टेम्परेचर वगैरह दे रखा हो तो V तो पता ही ना क्या होता है, γ/RT/m0 का अंडर रूट, कर लोगे ना। या जो भी आपको रफ्तार दे रखी हो 330 या 320, जो भी रफ्तार दे रखी हो, होता क्या है जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी पूछेगा और अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड दे रखी तो वेल एंड गुड, 320 330 325 जो मर्जी दे रखी हो। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर दे दिया जाए, आपको बता दिया जाए सर कौन सी गैस है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाए, तो इसका मतलब वो आपसे चाहता कि आप खुद स्पीड ऑफ साउंड निकालो, ठीक है ना। तो पहले आप स्पीड ऑफ साउंड निकालोगे, फिर यहां पुट करोगे, आपको L1 पता होगा, आपको एंड करेक्शन पता होगा, तब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे। समझ लग रही बात। तो याद रखना बेटा, अगर तो आपको सवाल में स्पीड ऑफ साउंड दे रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सवाल में स्पीड ऑफ साउंड दे रखा तो बहुत अच्छी बात है। बेटा सबकी बात कर रहा हूं, चाहे ओपन ऑर्गन पाइप है चाहे क्लोज ऑर्गन पाइप है। अगर आपको सवाल में, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NV/2L, ठीक है ना। और क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1 V/4L, ठीक है ना। ये ओपन के लिए होता है, ये क्लोज के लिए होता है। तो अगर आपको सवाल में V दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, जितनी भी दे रखी, 320 330 335 जो मर्जी दे रखी है, तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर सवाल में अपने को नहीं दे रखी तो आप स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हो ना, क्या होती है एयर में, होती है √γ/RT/m0। अगर नहीं गिवन है, टेम्परेचर वगैरह गिवन है, तो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इतनी क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आ जाता है अपने पास सोनोमीटर। सर आप सोनोमीटर, तो ये तो स्ट्रिंग में होता है, अभी आप क्यों करा रहे हो बेटा, रीजन है क्योंकि अब आपकी बुद्धि ज्यादा खुल चुकी है, बेटा जो सोनोमीटर है ना, ये बेसिकली क्या है अपने पास, बोथ एंड फिक्स्ड नहीं होते जो स्ट्रिंग में, उसका एक तरह से क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बोथ एंड फिक्स्ड, ठीक है ना, बोथ एंड फिक्स्ड स्ट्रिंग के केस में, बोथ एंड फिक्स्ड, ठीक है ना, स्ट्रिंग का क्या है अपने पास, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखो होता क्या है अपने पास, जैसे समझो अपने पास ये टेबल है, वैसे स्कूल में तो प्रैक्टिकल कराते थे, मेरे टाइम तो कराया गया था स्कूल में प्रैक्टिकल, ऐसे करके एक टेबल होती है, टेबल में क्या करते हैं, यहां पर एक पुली सी होती है और यहां पे एक ऐसे करके धागा खींच देते हैं हम लोग, और ये जो धागा होता है इसको एक वेट से हम लोग ऐसे लटका देते हैं, ठीक है। यहां से बांध दिया हम लोगों ने टेबल अपने पास, ठीक है, तरीके से। इतनी क्लियर है कि नहीं। तो आपको धागा दिखाई पड़ रहा है, इस धागे को आपने क्या किया, एक ब्लॉक से, M मास के ब्लॉक से लटका दिया। अब इस M मास के ब्लॉक से लटकाने से हुआ क्या कि टेंशन आ गई कुछ, क्या आ गई सर, टेंशन आ गई कुछ, टेंशन आ गई, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ गई, टेंशन आ गई स्ट्रिंग में कुछ। अब सर इस टेंशन से फायदा क्या होगा, आप बेटा स्पीड निकाल सकते हो, जो भी इसमें स्टेशनरी वेव बनेंगी वो किस स्पीड से मूव करेंगी वो निकाल सकते हो ना। फॉर्मूला तो ये होता है ना, √T/μ। अरे ये तो फॉर्मूला होता है ना अपने पास जो वेव चल रही है स्ट्रिंग में, उसकी स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √T/μ। टी क्या होता है टेंशन, म्यू क्या होता है मास पर यूनिट। निकाल सकते हो ना,
आपको स्ट्रिंग का मास दे दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको लेंथ दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो लेट मास ऑफ स्ट्रिंग क्या ले लेते हैं, कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल एल लेते हैं। तो म्यू क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल एम बाय एल हो जाएगा। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है। तो आपको इतना समझ आ गया कि आपने वी निकाल लिया, स्पीड निकाल ली। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो सोनोमीटर है अपने पास ये बोथ एंड फिक्स्ड वाला है, यानी कि यहां से भी फिक्स है, देखो आपको फिक्स दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। कलर लगा देता हूं मैं, कौन सा कलर करूं इसमें, अपना कलर बनाते हैं कुछ। यहां से भी फिक्स है, दिखाई पड़ रहा है आपको। और ये यहां से, अब ये तो उछल सकता नहीं, भले ही अपने पास क्या बन रही है, स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, तो ये उछल तो सकता नहीं, तो यहां पे भी एक तरह से फिक्स है। तो वो यहां से भी फिक्स है और यहां से भी फिक्स है, ठीक है। इधर से तो बांध रखा है, इधर पे मास से लटका रखा है। अब स्टेशनरी वेव की इतनी दम तो है नहीं कि भाई इस मास को उठाल दे कि याला एंड फिक्स ना होकर क्या हो जाए, फ्री हो जाए। समझ लग रही बात। अगर मैं क्या करता हूं, इसमें स्टेशनरी वेव्स बनाता हूं ऐसे करके, ठीक है ना, तो इतनी दम नहीं कि इसको क्या कर दे, उछाल दे और ये ऐसे बन जाए, फ्री बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने ये पुली वाले को भी क्या समझना है, अपने पास फिक्स्ड एंड समझना है। इतनी चीज क्लियर है, ठीक। अब देखो अब इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग ब्रिजेस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं सर, ब्रिजेस का। किस लिए उपयोग करते हैं बताता हूं। ऐसा करते हैं, अपनी जो पुली है उसको किसी और कलर का कर लेते हैं, पुली को व्हाइट कलर का कर देते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। या हरा कर देते हैं, हरा, जो पुली को हरा कर दिया, हरा, पुली को हरा कर दिया, ठीक। अब देखो, अब इधर से भी फिक्स है, इधर से भी फिक्स है, तो इसमें जो सबसे बेसिक बन सकता है, क्योंकि ये नोड हो गई, ये भी अपने पास क्या होगी, नोड होगी, तो सबसे बेसिक बन सकता है वो तो सर यही बन सकता है, बोथ एंड फिक्स्ड का, ठीक है ना, ये बन सकता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सर, V/2L, ये हो जाएगी अपने पास, ठीक है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सर ये हो गई, V/2L क्या होगी सर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे बेसिक वाला है, फंडामेंटल है अपने पास स्टेशनरी वेव, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर, V/2L, ये हो गया अपने पास फंडामेंटल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग क्या करते हैं इसमें, हमने लोग इसमें ब्रिजेस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ब्रिज का। सर ब्रिज का क्या काम है, देखो जब हम लोग इसमें ब्रिज लगा देते हैं ऐसे करके, समझना, ब्रिज लगा दिए, समझो यहाँ पे एक ब्रिज लगा दिया ऐसे करके नीचे, तो जब लोग ब्रिज लगा देते हैं नीचे ना, तो एक तरह से आपने क्या किया, समझो नोड्स बना दिया। ब्रिज से आप क्या करते हो, नोड्स बना देते हो। आपको आएगा कि एक आपके पास सोनोमीटर है, सोनोमीटर में आपने ब्रिज लगा दिए। ब्रिज का मतलब क्या, आपने नोड्स बना दिए। क्या बना दिए, नोड्स बना दिए। जहां पे ब्रिज लगा देते हो वहां पे क्या बन जाती है, नोड्स बन जाती है। बेसिकली यहां पे नोड्स बन गई, ठीक है। तो यहां पर भी एक नोड बन गई, यहां पर भी एक नोड बन गई। आप ब्रिज को ऐसा समझो कि आपने कील ठोक दी कि अब ये वाला पार्टिकल उठ नहीं सकता, ठीक है ना। तो सर एक तो अब यहां पे ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, ये तो होगा अपने पास। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतनी समझ लग रही है बात, ठीक है। इस तरीके से अब आपने जो ब्रिज लगाए ना, वो इस हिसाब से लगाए हैं कि आपने जो लेंथ है ना, पहले टोटल लेंथ कितनी थी स्ट्रिंग की, L थी। अब आपने लेंथ को ऐसे कर दिया, ये L1 लेंथ पे लगाया इस एंड से, इधर से L2, इधर से L3, और L है किसके बराबर, L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। तो आपने L लेंथ को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, L1 L2 और L3 में डिवाइड कर दिया, ब्रिज लगा के, यानी नोड्स बना के। समझ लग रही है बात। अब ये जो अपने पास इतना पोर्शन है, ये जो अपने पास इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये L1 लेंथ का जो पोर्शन है अपने पास, कितनी लेंथ का सर, L1 लेंथ का जो पोर्शन है, ये अपनी अलग स्ट्रिंग समझ लो इसको, एक अलग स्ट्रिंग समझ लो इसको, ठीक है ना, एक अलग स्ट्रिंग समझ लो इसको बिल्कुल। सर ये जो अपने पास L1 लेंथ का पोर्शन, इसको एक आप अलग स्ट्रिंग समझ लो, ठीक है ना।
तो सर एक नोड, ये एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही होगी अपनी, ठीक है ना। इसकी सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर, V/2L1, ठीक है ना। इसको F1 बोल दिया, यानी कि L1 लेंथ के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V/2L1 है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेंथ L1। मैं बेटा सबको एक साथ नहीं देख रहा, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो दो आपने ब्रिज रखे थे तो 3 लूप्स बन गए, तो इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई अपने पास सर, ये हो गई अपने पास, ये हो गई अपने पास 3V/2L। L की वैल्यू सर L1 प्लस L2 प्लस रख दो। अबे गधेड़ो, ये नहीं करना है इसमें, ये नहीं करना है इसमें, ऐसा नहीं करना है इसमें, समझ लग रही है बात। क्या करना है इसमें सर, आपने क्या करना है, जो भी आपने ब्रिज प्लेस किए हैं तो उस ब्रिज की वजह से क्या समझना है आपको कि सर अब इंडिविजुअल स्ट्रिंग बन गई अपने पास, ये L1 लेंथ की अलग स्ट्रिंग बन गई। अब L1 लेंथ की जो स्ट्रिंग है, L1 लेंथ की जो स्ट्रिंग है, ब्रिज ने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को समझो तोड़ दिया। कितने पार्ट्स में, 2 ब्रिज हैं तो 3 पार्ट्स में तोड़ दिया स्ट्रिंग को, L1 L2 L3, ठीक है ना। तो L1 स्ट्रिंग अलग है, भूल जाओ कि L2 L3 एग्जिस्ट करते हैं। जब आप L1 को देख रहे हो तो भूल जाओ कि L2 L3 एग्जिस्ट करते हैं। समझो बस इतना ही पोर्शन अपने पास, बस इतना ही दिखाई पड़ना चाहिए। यानी कि जैसे ना अर्जुन को क्या दिखाई पड़ रहा था, चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही थी, आपको बस इतना ही दिखाई पड़ना चाहिए L1। तो L1 के लिए तो सर एक ही लूप है, तो ये तो सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, तो V/2L1। जब L2 को देखोगे तो सर सिर्फ L2 दिखाई पड़नी चाहिए, ये और ये भूल जाओ, सिर्फ L2 दिखाई पड़ रही है सर। और L2 में भी क्या है, L2 स्ट्रिंग के लिए क्या है सर, एक ही लूप है अपने पास, तो सर F2 क्या हो जाएगा अपने पास, V/2L2। समझ लग रही बात, ये हो जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेंथ L2। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली जो L3 है, ठीक है ना, उसके लिए इन दोनों को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, तो सर उसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है सर अपने पास, ये हो जाती है F3, ये क्या हो जाती है अपने पास V/2L3, ठीक है ना। ये क्या हो जाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, किसकी हो जाती है, ऑफ लेंथ L3 लेंथ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। तो जब आपने देखना है, आपको एक साथ नहीं देखना कि आप आंसर ये लिख दो सर 3V/, ये तो 3 लूप बन रहे हैं, तो 3V/2L1 प्लस L2 प्लस L3 लेंथ, तो ये गलत हो जाएगा। समझ लग रही बात, आपको इंडिविजुअल देखना सबको, ठीक है। तो ये है अपने पास क्या, सोनोमीटर, बस इतना ही था, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, सोनोमीटर कुछ नहीं होता, सोनोमीटर क्या होता है, एक तरह से बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस होता है अपने पास, जिसमें आप क्या करते हो, ब्रिजेस लगा देते हो। ब्रिज लगा क्या कर देते हो आप, एक तरह से स्ट्रिंग को बांट देते हो आप, जहां पे ब्रिज लगता है वहां पे नोड आ जाती है। तो यहां से लेकर यहां तक पोर्शन एक अलग स्ट्रिंग बन गई, यहां से लेकर यहां तक पोर्शन एक अलग स्ट्रिंग बन गई, यानी L2 लेंथ की, यहां से लेकर यहां तक एक अलग स्ट्रिंग बन गई L3 लेंथ की। तो सर ये वाला भी अपने पास देखो, देखने में दिखाई पड़ रहा है कि अभी किससे कर रहा है, देखने में दिखाई पड़ रहा है, ये किससे कर रहा है सर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से V/2L1। ये वाला अपने पास V/2L2, ये वाला अपने पास V/2L3, ठीक है ना। तो मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिख दिया। क्वेश्चन देख लो बेटा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है अपने पास, क्वेश्चन आ सकता है, सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर is divided into 3 segments by placing 2 bridges। बेटा ऑब्वियसली बात, अगर 2 ब्रिज रख दोगे तो 3 सेगमेंट में हो जाएगा ना, ठीक है ना। लेंथ के 3 सेगमेंट हो गए, एक ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। 3 segments, a sonometer of wire of length, a sonometer wire of length 100 centimeter is divided into 3 segments by placing
2 ब्रिजेस, ठीक है ना, बाय प्लेसिंग 2 ब्रिजेस इन बिटवीन। ठीक है, इतनी देर समझ आया? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of each segment is in the ratio, किस रेशियो में सर? is in the ratio 1:3:5, ठीक है ना, इस रेशियो में है। देन फाइंड क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द सेगमेंट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ वायर, ठीक है ना। बेसिकली अपने को मान लेते हैं 2 ब्रिज ने जो पूरी की पूरी वायर थी उसको L1 L2 L3 में डिवाइड कर दिया, तो आपको फाइंड क्या करना है? L1:L2:L3 ही फाइंड करना है। समझ लग रही है बात? ठीक है, L1:L2:L3 फाइंड करना है। अपने को क्या दे रखे हैं? जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसकी रेशियो दे रखी है अपने को, ये दे रखी है अपने को, ठीक है। एक क्वेश्चन है अपने पास, समझ लग रही है बात? देखो कैसे करोगे। देखो भाई साहब, अपने को क्या किया हुआ है, इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। बोथ हैंड फिक्स्ड वाला ही कैसे? यहां पे भी नोड है, यहां पे भी नोड है, यहां पे भी नोड आ गई। ब्रिज प्लेस कर दिया ना, यहां पर ब्रिज बना देता हूं, ब्रिज प्लेस कर दिया ऐसे करके, ब्रिज प्लेस कर दिया आपने, तो क्या बन गई अपने पास सर? नोड्स बन गए। यहां पर भी नोड बन गई, यहां पर भी नोड बन गई। तो ये लेंथ हो गई L1, ये लेंथ हो गई L2, ये लेंथ हो गई L3, ठीक है। अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी, कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रखी सर? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या दे रखी अपने को? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L। L लेंथ के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? V/2L। अब V तो, अब स्पीड तो सबके लिए क्या होगी? सेम ही होगी। क्यों सर स्पीड सेम होगी? क्योंकि बेटा पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो सेम होगी, और मास पर यूनिट लेंथ भी क्या है? वही है। तो V तो क्या होगा? सबके लिए सेम ही होगा ना, V=√T/μ होता है। तो V तो चाहे अपने पास L1 लेंथ की स्ट्रिंग हो, चाहे L2 चाहे L3, सबके लिए V तो क्या होगा? सेम होगा ना, टेंशन सेम होगी, म्यू भी सेम होगा, मास पर यूनिट लेंथ भी क्या होगा? सेम होगा। यूनिफॉर्म है ना अपने पास, जो वायर है वो यूनिफॉर्म लेंथ का है अपने पास, ठीक है ना। यूनिफॉर्म लेंथ का वायर है और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास, ठीक है। तो V=√T/μ है। म्यू क्या है अपने पास? मास पर यूनिट लेंथ, और जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो टेंशन और म्यू सेम है, तो हर वायर के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ये जो V वाली टर्म होगी वो सेम होगी, ठीक है ना। फिर सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वेरी कैसे करेगी हर वायर की? क्योंकि लेंथ सबकी वेरी कर रही है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना अपने पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर अपने को दे रखा है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को F1 बोल लेते हैं, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को F2 बोल लेते हैं, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को F3 बोल रखते हैं। F1:F2:F3 अपने को दे रखी है क्या? 1:3:5। तो हमको पता है कि सर जो फ्रीक्वेंसी है, अगर F1:F2:F3 अपने को दे रखी है 1:3:5, और हमको पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा कि जो L1:L2:L3 लेंथ है वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी ना। फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो जो लेंथ की रेशियो होगी यानी कि L1:L2:L3 वो क्या होगी सर? वो हो जाएगी अपने पास 1:1/3, 1/1:1/3:1/5। L1:L2:L3 कितनी हो जाएगी सर अपने पास? कितनी हो जाएगी सर? ये आ गई 1:1/3:1/5, ठीक है। अब चाहे तो यहीं पर छोड़ भी सकते हो, लेकिन इसको आगे आप सॉल्व भी कर सकते हो।
एलसीएम की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। यानी कि जो रेशियो आएगी ना, आप क्या करो, जो भी एलसीएम हुआ करें उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या है अपने पास, 5 और 3 15 है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 15 इज टू व्हाट, यहाँ पे 15 आएगा तो 15/3 5 हो जाता, यहाँ पे 15/5 3 हो जाता, तो ये आ जाता अपने पास। जो लेंथ की रेशियो आती है वो ये आती है अपने पास बेटा, ठीक है। अगर आपसे पूछे लेंथ होगी क्या सर, लेंथ हो गया, ये तो रेशियो पूछी है मैंने तो आपसे क्या पूछा था, रेशियो पूछी थी, मैंने तो सवाल बस इतना ही पूछा था, रेशियो, ठीक है। तो आंसर आप ये भी दे सकते थे, ये भी आप आंसर दे सकते थे, गलत नहीं था। आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, आप ये भी आंसर दे सकते थे, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है बेटा। अब समझने वाली बात क्या है, अगर आपसे लेंथ पूछी होती कि सर एक्चुअल में लेंथ बताओ, तो हमको सर रेशियो तो पता चल गई है, ठीक है ना। रेशियो तो पता चल गई है कि सर L1 is to L2 is to L3 क्या है, 1 is to 1/3 is to 1/5। अगर ये 1 है सर, L1 को अगर मैं मान लूं x, तो L2 कितनी हो जाएगी सर, 1/3 है यानी कि x/3 हो जाएगी, और L3 कितनी हो जाएगी सर, 1/5 है यानी कि x/5। अरे सर L1 लेंथ को अगर मैंने x मान लिया तो 1 is to 1/3 is to 1/5 है, अगर ये x है तो x/3 होगी, x/5 होगा। और टोटल में क्या होगा सर, ये सारी लेंथ मिला के है किसके बराबर सर, x प्लस x/3 प्लस x/5 मिला के किसके बराबर है सर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 100 मीटर वायर की, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 3 15 15 5 20 23 x/15 इक्वल टू 100। x की वैल्यू 1500/23 आ गई। अगर x की वैल्यू 1500/23 है, ठीक है, तो L1 कितना आ गया सर, L1 आ गया अपने पास 1500/23 सेंटीमीटर। L2 कितना हो जाएगा सर, x/3 यानी कि कितना हो जाएगा सर, 500/23 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और L3 क्या हो जाएगा अपने पास, x/5 यानी कि 300/23। बेटा ये मोस्ट टिपिकल सवाल है जो कि इस पे बनता है अपने पास 100 मीटर वायर का, मैंने वही करा दिया आपको। लोगों को ये टफ लगता है तो लल्लू, पता नहीं बच्चों को क्यों टफ लगता है, क्यों टफ लगता है, क्योंकि बेटा जो नीट वाले बच्चे वो रेशियो से घबराते हैं। सवाल में कुछ था क्या, आप सच बताओ, सवाल में कुछ था क्या। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेशियो दे रखी है, लेंथ की रेशियो निकालोगे तो लेंथ निकाल सकते हो ना। लेकिन बच्चों को डर इसलिए लगता है कि बच्चे रेशियो नहीं निकाल पाते हैं। रेशियो बेटा 7th 8th क्लास में सिखाई गई थी निकालना, इसलिए इस टाइप का सवाल नहीं कर पाते। बाकी मुझे पता 100 मीटर के सारे सवाल धड़ाधड़ सब उड़ा देते हैं, लेकिन इसमें जान निकल जाती है उनकी। जहां पर रेशियो आता वहीं पे हाथ पैर कांपने लग पड़ते हैं, छोड़ देते हैं सवाल। निकल आया, मैंने L1 भी निकाल दिया, L2 भी निकाल दिया, L3 भी निकाल दिया। समझ लग रही है बात, चलो नेक्स्ट देखो अपने पास क्या आ जाता है, बीट्स। अब सर बीट्स क्या होती है, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे हम लोगों ने स्टेशनरी वेव्स देखी थी, स्टेशनरी वेव्स कब बनती हैं, जब अपने पास दो प्रोग्रेसिव वेव सेम टाइप यानी सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेलोसिटी से चल रही हो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चल रही हो और सुपर इंपोज करे या कंबाइन करे तो अपने को मिलती थी स्टेशनरी वेव्स। बीट्स कब मिलती हैं, when two progressive waves having same amplitude and slight difference in frequency, यानी कि अपने पास जो फ्रीक्वेंसी है दोनों की उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। एम्पलीट्यूड तो सेम होने चाहिए, लेकिन अपने पास जो फ्रीक्वेंसी उसमें स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए, यानी थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। और किस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। स्टेशनरी वेव्स में क्या होता था, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। कंबाइन, जब कंबाइन करती हैं या बोलो सुपर इंपोज करती हैं तो अपने को क्या मिलती हैं, बीट्स मिलती है। यानी सिंपल कि जब दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हो, उनका एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, स्लाइट डिफरेंस हो, और जब दोनों कंबाइन करेंगे तो अपने को क्या मिलेंगी, बीट्स मिलेगी। बेटा बीट्स पूरा का पूरा कंसेप्ट सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, यही फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। अपन से क्या पूछा जाता है, अपने से पूछा जाता है बीट फ्रीक्वेंसी, अपने से क्या पूछा जाता है, बीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफबी।
इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, यानी कि कितनी बीट्स अपने को एक सेकंड में मिल रही हैं, ठीक है ना। तो उसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, जो पहली वेव की फ्रीक्वेंसी है, जो दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी है, मैंने बोला ना स्लाइट डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस का मॉड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव नहीं आ सकती। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर आपको कभी भी बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आपको क्या करना है, आपको जो दो फ्रीक्वेंसी दी गई हैं उनका सिंपल डिफरेंस ले दो और उसका मॉड। यही फॉर्मूला अपने सारे क्वेश्चन में लगेगा, इसके अलावा और कुछ भी लगने वाला नहीं है। समझ लो मेरी बात बेटा, ठीक है। डेरिवेशन में करा रहा हूं आपको, लेकिन उसका कोई भी आपके में काम नहीं। समझ लग रही बात। तो अपने को काम सिर्फ किसका, सर इस फॉर्मूले का काम है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी या बोलो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ f1 माइनस f2। अब थोड़ा फील ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि अपने पास दो वेव्स है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। समझो, इसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में 500 साइकिल बना रहा होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 503 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में 503 साइकिल बन रही होंगी, यानी 503 वेव्स बन रही होंगी। तो देखो, तभी वाली वेव्स थोड़ी सी आपको क्या दिखाई पड़ रही है, कंप्रेस से दिखाई पड़ रही है, ये खुली खुली दिखाई पड़ रही है आपको, क्योंकि ये एक सेकंड में 500 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक सेकंड में कितनी कर रहा है, 503 कर रहा है। तो ये एक सेकंड में ज्यादा कर रहा है ना, 503 कर रहा है, ये एक सेकंड में 500 कर रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, इससे कितने ज्यादा है सर, 3 से ज्यादा है। तो जो अपने पास नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड आ जाएंगी वो सिंपली कितना हो जाएगा अपने पास, 3, यानी कि 500 माइनस 503 का मॉड, यानी कि सिंपल सा आंसर कितना आ जाएगा अपने पास बीट फ्रीक्वेंसी का। बीट फ्रीक्वेंसी का जो सिंपल आंसर आ जाता, या बोलो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो अपने पास आंसर आ जाता, वो कितने आ जाता, सिंपली अपने पास 3 हर्ट्ज, ठीक है। सिंपल यही करना अपने को, लेकिन थोड़ी सी फील ले लेते हैं सर। थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिकली शो कर देता हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां कैसे, उसके बाद हम लोग बढ़िया फील लेंगे इसकी, ठीक है ना। आपको पूरा सुनाऊंगा कैसे हुआ, क्या होती है बीट्स, कैसे सुनने में लगती हैं बीट्स, ठीक है। सबसे पहले एक वेव है अपने पास y1 इज टू a साइन ω1t प्लस kx प्लस फाई। दूसरी वेव है y2 इज टू a साइन ω2t प्लस kx प्लस फाई। दोनों सेमी डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों सेमी डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ओमेगा टी वाला जो टर्म है वो भी पॉजिटिव, kx भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों की दोनों किधर जा रही होंगी, इस डायरेक्शन में। दोनों की दोनों वेव इसी डायरेक्शन में जा रही होंगी। एक समझ लो ये वाली वेव है, एक समझ लो ये वाली वेव है, ठीक है। दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है दोनों की। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होंगी। जब दोनों क्या कर जाए, मिल जाए, यानी कि y नेट क्या हो जाए, y1 प्लस y2, यही तो होता है सुपरपोजिशन। जब दोनों मिल जाए तो अपने को जो नेट मिलेगा वेव फॉर्म, वो क्या मिलेगा, a बाहर आ जाएगा साइन ω1t प्लस kx प्लस फाई प्लस साइन ω2t प्लस kx प्लस फाई। अब देखो, मैंने आपको बताया था एक वेव के ऊपर कितने पार्टिकल होते हैं, सर अनगिनत पार्टिकल होते हैं, लाखों करोड़ों पार्टिकल होते हैं। एक वेव के ऊपर लाखों करोड़ों पार्टिकल होते हैं ना, तभी तो अपने पास x आता ना, x तो वेरी कर रहा होता है, x तो वेरिएबल होता है ना, जितने मर्जी पार्टिकल्स की बात कर लो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहां पे किसी एक ही पार्टिकल की बात करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी एक वेव की बात करूं तो एक वेव के ऊपर कोई भी एक पार्टिकल को पकड़ लूं, समझो ये वाला पार्टिकल पकड़ लूं, ये वाला पार्टिकल, तो ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा होगा, इसका ये भी ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी वेव के ऊपर अगर मैं एक पार्टिकल को पकड़ लूं तो वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि एसएचएम कर रहा है, ठीक। तो यहां से अगर आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी अगर आप वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करो। तो बेटर क्या रहेगा, आप क्या कर लो, किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो, किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो, वो क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग कौन सा वाला पार्टिकल पकड़े सर, चीजों को आसान करने के लिए आप पकड़ लो सोर्स वाला पार्टिकल, x बराबर 0 वाला। अरे x बराबर 0 पे तो पार्टिकल होगा ना, ये वाला पार्टिकल मान लेते हैं, ये समझो x बराबर 0 है अपना, ये वाला पार्टिकल, ये x बराबर 0 है, तो इसका भी हम लोग क्या कर लेते हैं, x बराबर 0 वाला पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है। दोनों को कौन सा पार्टिकल मान लेते हैं, x बराबर 0 वाला, ठीक है।
इसका भी x बराबर 0 वाला पार्टिकल ले लेते हैं और इसका भी x बराबर 0 वाला पार्टिकल ले लेते हैं। अगर सर मैं x बराबर 0 वाला पार्टिकल इसका लेता हूं, ये वाला पार्टिकल, तो ये भी क्या कर रहा है सर, SHM कर रहा है। ये SHM कर रहा है सर ω1 की फ्रीक्वेंसी से। सर ये वाला पार्टिकल किससे कर रहा है SHM? सर ये वाला पार्टिकल कर रहा है ω2 की फ्रीक्वेंसी से। समझ लग रही बात? एक ω1 की फ्रीक्वेंसी से SHM कर रहा है, एक ω2 की फ्रीक्वेंसी से SHM कर रहा है। तो जब दोनों को आप कंबाइन कर दोगे, तो अपने पास कुछ नेट SHM आएगा, ठीक है ना। वो क्या आएगा देखो, ये चीज आपको सर ने मतलब SHM में पढ़ाई होगी, सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, यानी कि अपने पास एक SHM ये वाला है, एक SHM ये वाला है। जब दोनों को मिलाओ तो अपने को एक नया SHM मिलता है, जिसको कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ SHM। कराई होगी सर ने, मुझे पता है। तो भाई साहब अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 0 रख दूं, तो अपने पास इक्वेशन कितनी बची? y नॉट इज इक्वल टू a sin ω1t प्लस 5 प्लस साइन ω2t प्लस 5। अरे यही तो बची सर। ये a sin ω1t प्लस 5 किसकी SHM की इक्वेशन है? सर इस वाले पार्टिकल की SHM की इक्वेशन है जो x बराबर 0 पे है। a sin ω2 प्लस 5 किसकी है सर? इस वाले पार्टिकल की SHM की इक्वेशन है। जब दोनों को मिलाऊंगा तो भी तो अपने को नेट SHM मिलेगा। इन दोनों को मिला रहा हूं तो ये जो चीज है ना, ये भी क्या अपने पास एक SHM की इक्वेशन आएगी। अभी आपको देखने में नहीं लग रही, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसमें मैथ्स लगाऊं, ठीक है ना, तो भाई साहब फॉर्मूला क्या लगेगा? साइन ए प्लस साइन बी वाला, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये होता है अपने पास साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाय 2। समझ लग रही बात? तो ये लग जाएगा अपने पास साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाय, सॉरी साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी कि ω1t प्लस ω2t प्लस 5 इंटू 2 टाइम्स बाय 2, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है ना, और 2 तो बाहर आएगा ही आएगा। मैं आपको लिख देता हूं फॉर्मूला साइड में। क्या फॉर्मूला लगता है सर? साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, मैथ है थोड़ी सी यार, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी बाय 2, ये फॉर्मूला लगता है अपने पास, ठीक है। तो ये साइन ए हो गया एक तरह से, ये साइन बी कंसीडर कर रहा हूं, तो साइन ए प्लस साइन बी का क्या हो गया अपने पास? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 2 बाहर आ गया, साइन ए प्लस बी बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 कर दिया, और दिस माइनस दिस करोगे तो आ जाएगा अपने पास ω1t माइनस ω2t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब देखो तो y नेट क्या आ गया सर? y नेट आ गया अपने पास, ये आ गया 2a cos ω1 माइनस ω2 बाय 2 इंटू t साइन ω1 प्लस ω2 बाय 2 प्लस 5 इंटू टी। यही अपने पास, यही तो आएगी अपने पास इक्वेशन। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो यही तो निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो यही तो निकलेगा। अब देखो बेटा क्या है, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है अपने पास, ये क्या चीज है अपने पास? यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो भाई साहब ये है अपने पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, x बराबर 0 वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, हमने ये कैसे बनाया? x बराबर 0 वाले पार्टिकल को देख रहे हैं दोनों वेव्स में, तो x बराबर 0 वाला जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है, वो इस हिसाब से कर रहा है, यानी एम्पलीट्यूड उसका वेरिएबल है, फिक्स नहीं। उसका एम्पलीट्यूड 2a नहीं है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है? वेरिएबल है, ठीक है ना। अब वेरिएबल का मतलब कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कभी एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ठीक है ना, कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कभी एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा
तो अपने को मिलेगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो अपने को मिलेगी मिनिमम इंटेंसिटी। समझ लग रही बात? और ये चीज क्या है, ये चीज क्या है सर? ये तो वैसा ही सा है अपने पास, ये तो सर बिल्कुल वैसा ही सा है अपने पास, यहां पर टी है सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही है अपने पास कि एक पार्टिकल जब एसएचएम करता है, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी करके लिखते थे हम लोग। ए तो एम्पलीट्यूड हो जाता था। ये बची कुची इक्वेशन अपने पास देखो उसी टाइप से है, उसी टाइप से है कि नहीं? तो सर जब हम लोग ये पढ़ते थे एसएचएम वाले चैप्टर में, ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में, तो ए तो एम्पलीट्यूड फिक्स होता था पार्टिकल का, लेकिन यहां पर जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वो समय के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। समय के साथ क्या कर रहा है? देखो वेरी कर रहा है, वेरिएबल एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो भाई साहब अगर मैं बात करूं तो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, जो समय के साथ वेरी कर रही है। इतनी चीज क्लियर है? समझ लग रही बात? तो देखो एक्चुअल में होगा क्या, अपने पास एक वेव ऐसी थी, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में जा रही थी, एक वेव ऐसी थी जो इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 मान ली, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 मान ली, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी f1 मान ली, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 मान ली। जब दोनों क्या कर रही है? सुपर इंपोज कर रही हैं, तो अपने को बेटा जो नेट मिलेगा ना, वो पता किस हिसाब से मिलेगा? नेट इस हिसाब से मिलेगा, इस हिसाब से। इस हिसाब से। तो ये अपने को नेट मिलेगा जब दोनों कंबाइन करेंगी ना भाई, जब दोनों कंबाइन करेंगी तो अपने को नेट ये मिलेगा, ठीक है। ये अपने पास y1 वाली इक्वेशन थी, ये y2 वाली वेव थी अपने पास, ठीक है ना, ये y1 वाली थी, ये y2 वाली थी, जब दोनों कंबाइन करी तो ये नेट है अपने पास, y नेट वाली, ये पूरी, ये है, ये जो इक्वेशन है ना, ये पूरी की पूरी इक्वेशन ये है। अब मैं अगर इसमें ऐसे करके कुछ बनाऊं आपके लिए, तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली जो अपने पास ये वाइनेट है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है समय के साथ, ठीक है। कभी एम्पलीट्यूड क्या है सर? मैक्सिमम है, देखो कभी एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। कभी एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो है सर, एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो है। कभी एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो, यानी कि खत्म। कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, कभी एम्पलीट्यूड क्या है अपने पास? जीरो है। कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, कभी एम्पलीट्यूड क्या है अपने पास? जीरो है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो सर ये ऐसा हो क्यों रहा होगा बेटा? कहीं पर जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, ठीक है, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा होगा, जहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रही होगी वहां पे एम्पलीट्यूड जीरो आ रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम ही है ना, ठीक है। तो जहां पर कंस्ट्रक्टिव हो रही होगी तो a प्लस ए 2a आ रहा होगा, जहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रही होगी तो a माइनस ए 0 आ रहा होगा। यहां पर भी देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2a आ रहा होगा यहां पर, ठीक है ना, और यहां पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये है अपने पास। इतनी चीज क्लियर है? सुनाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है जी? अब देखो एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है वो ये है, ये जो मैंने आपको पिंक से दिखा रखे, ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन, दिस इज द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, जो आपको मैंने
पिंक से दिखा रखा है, नहीं पिंक पिंक से एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी कर रहा है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, दिस इज द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इस हिसाब से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो सर जो फ्रीक्वेंसी है एम्पलीट्यूड के वेरी करने की वो क्या हुई? सर जो फ्रीक्वेंसी है जिस हिसाब से एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है वो है अपने पास ये सर, ये फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बेसिकली एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहा है वो क्या है सर, वो है ω1 माइनस ω2 बाय 2, ठीक है। सर फिर ये किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा? ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये पार्टिकल की, पार्टिकल किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है? दिस इज व्हाट, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0। जो x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है वो ये बता रही है। इसका हमें कोई काम नहीं है, हमें काम किससे है? हमें सर काम है कि एम्पलीट्यूड किस फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अपने को पता ना, जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई साहब। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी भी 0। समझ लग रही है बात आपको? तो भाई साहब अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा अपने पास, मैक्सिमम होगा। इतनी बात हमको समझ आती है, ठीक है ना। और रिवर्स भी ट्रू है। अब सर हम क्यों देख रहे हैं सिर्फ एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी क्यों देख रहे हैं बेटा? क्यों? क्योंकि बेटा एक्चुअल में जो अपने पास नंबर ऑफ बीट्स होता है ना, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, या बोल लो बीट फ्रीक्वेंसी, या बोलो बीट फ्रीक्वेंसी, एफबी को बीटी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये होता है अपने पास नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली है, एक सेकंड में कितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली है। अब एक चीज बताओ, इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां कहां पे है सर? एक बार यहां पर है, ठीक है ना, जब एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है। एक बार यहां पर भी तो है जब एम्पलीट्यूड क्या है अपने पास, नेगेटिव है। समझ लग रही बात? या ऐसे बोल लो, एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर, यहां पर भी मैक्सिमम और यहां पर भी मैक्सिमम, यहां पर भी मैक्सिमम और यहां पर भी मैक्सिमम। देखो एम्पलीट्यूड एक बार यहां पर भी मैक्सिमम है, एक बार यहां पर भी मैक्सिमम। ठीक, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो आप जरा ध्यान से देखोगे कि एक साइकिल में, ये सर पूरी एक साइकिल है, ये पूरी एक साइकिल है, पूरी की पूरी एक साइकिल है। एक साइकिल में आप ये बताओ एम्पलीट्यूड कितनी बार मैक्सिमम हुआ है, कितनी बार मैक्सिमम हुआ? जल्दी से देख के बता दो मुझे, एक साइकिल में एम्पलीट्यूड कितनी बार मैक्सिमम हुआ है एक साइकिल में? आप यहां से यहां तक देख लो, आप चाहो तो यहां से यहां तक देख लो, यहां से यहां तक देख लो। आप बताओ एक साइकिल में एम्पलीट्यूड कितनी बार मैक्सिमम हुआ है? सर 2 बार, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, ठीक है ना। एक साइकिल में एम्पलीट्यूड 2 बार मैक्सिमम हुआ है, 2 बार मैक्सिमम हुआ है। समझ लग रही है बात आपको? ठीक है ना, एम्पलीट्यूड 2 बार मैक्सिमम हुआ है। तो अगर एम्पलीट्यूड 2 बार मैक्सिमम हुआ है तो सर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो सर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? सर वो है अपने पास ω1 माइनस ω2 बाई 2, ठीक है।
अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई साहब एम्पलीट्यूड या बोल लो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हुई, कितनी बार हुई, 1 सेकंड में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड क्या होता है कि इंटेंसिटी कितनी बार मैक्सिमम हुई, 1 सेकंड में। अब एक चीज बताओ, यहां पर आप देख सकते हो कि एक साइकिल में एम्पलीट्यूड कितनी बार मैक्सिमम हो रहा है, 2 बार मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना। 2 बार मैक्सिमम हो रहा है, एम्पलीट्यूड कितनी बार मैक्सिमम हो रहा है, 2 बार मैक्सिमम हो रहा है। तो अपने पास जो बीट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, जो भी अपने पास एम्पलीट्यूड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी उसको 2 टाइम्स कर दो, वही क्या हो जाएगी अपने पास बीट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बिल्कुल बेटा वैसा ही है अपने पास, जैसे आप लोगों ने ऑसिलेशन में पढ़ा होगा कि एक पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2f होती थी ना, क्योंकि एक साइकिल में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम मिनिमम 2 बार ही होती थी, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है सर, 2 बार हो रहा है, इसलिए अपने पास बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई ω1 माइनस ω2। सर ये तो आ गया अपने पास WB यानी कि बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सर, WB है अपने पास अगर ω1 माइनस ω2 मॉड लगा लो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2f FB इज इक्वल टू 2f F1 माइनस 2 पाई F2, ठीक है। तो 2 पाई कट गया, तो FB कितना हो गया अपने पास, ये हो गया F1 माइनस F2 का मॉड। यही तो था अपने पास, यही तो प्रूफ करना था, यही तो अपने को प्रूफ करना था कि भाई साहब जो बीट फ्रीक्वेंसी है या बोलो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड है, वो आता है अपने पास डिफरेंस ऑफ द 2 फ्रीक्वेंसीज का मॉड, डिफरेंस ऑफ द 2 फ्रीक्वेंसीज का मॉड। अगर आपको टाइम पीरियड के टर्म्स में निकालना है तो भाई साहब अपने पास क्या हो जाएगा 1/TB इज इक्वल टू 1/T1 माइनस 1/T2, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इतना ही था, अपने को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। अब आपको थोड़ा सा मैं वो दिखा देता हूं, देखो याली वेव भी किधर जा रही है सर, याली वेव भी इधर जा रही है, याली वेव भी इधर जा रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी है अपने पास 500 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी अपने पास 503 हर्ट्ज। जब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, देखो इस टाइप का बन रहा है अपने पास, देखो दिखाई पड़ रहा है आपको, आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड क्या है मैक्सिमम है, देखो, और कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड क्या है 0 है, समझ लग रही बात। तो इस टाइप से अपने को क्या मिलती है, बीट्स मिलती हैं अपने पास। अब देखो बीट्स सुनाई कैसे पड़ती हैं, देखो सुना देता हूं आपको, कोशिश करना। मैंने क्या किया, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो कैमरे में, तो मैंने क्या किया, देखो अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कैमरे में, तो मैंने क्या किया, एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज लगा रखी है एक वेव की, और एक की लगा रखी है 502। इफ यू आर एबल टू सी, तो देखो अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो एक की फ्रीक्वेंसी है 500 और एक की फ्रीक्वेंसी है 502, ठीक है। तो अब देखना आपको क्या सुनाई पड़ेगा, ये आपको बीट सुनाई पड़ेंगी जब दोनों ओवरलैप करेंगे। देखो तो उसमें हो क्या रहा है कि एक बार इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, फिर मिनिमम हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर मिनिमम। तो बेसिकली ये जो सायरन जैसी आवाज होती है ना, टू, जैसे एम्बुलेंस में भी होती है अपने पास, वो क्या है, एक तरह से बीट्स है अपने पास, और कुछ नहीं। सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बोलूं तो क्या है अपने पास, बीट्स है। इतनी चीज क्लियर है, समझ लग रही है बीट्स क्या है अपने पास, ठीक है। तो अपने को ज्यादा डीप में नहीं जाना बीट्स में, अपने को जो काम है ना, बस इतना ही सा काम है कि अपने को बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मुझे तो पता आप सारा कुछ भूल भी जाओगे, ये जो इतनी मैंने कहानी रची है ना, कोई काम की नहीं, कोई भी काम की नहीं, ना आपके स्कूल में आती है इसकी डेरिवेशन, ठीक है, ना जेई एडवांस में किसी काम की है ये कहानी,
ना जेई मेंस में कोई कहानी काम की है ये, ना नीट में ये कहानी काम की, बिल्कुल भी नहीं काम की, आज तक जिंदगी में नहीं पूछा गया, ना कभी भी जिंदगी में पूछेगा। लेकिन मैंने एक कमेंट देखा था, बच्चे ने बोला था कि सर डेरिवेशन भी करा दिया करो, अब तो मैं दिमाग खराब हो गया, मैं सारी डेरिवेशन कराऊंगा, तुम्हारे चाहे सिलेबस में है चाहे नहीं है, भाड़ में जाए, मैं कराऊंगा सारी। ठीक है, एफ बी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, F1 माइनस F2। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो देखो अब हमको सीधे सवाल पे उतरते हैं कि कभी भी अपने को बीट फ्रीक्वेंसी के सवाल दिए हो तो अपने को क्या करना है, दो फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, सिंपल डिफरेंस करना है, अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। अपने को इतना चिल्लम चिल्ली करनी ही नहीं है, आसान सी चीज है। देखो जैसे अपने पास क्या दे रखा है, टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक्स। ट्यूनिंग फोक्स तो आपको पता ही है ना, इस टाइप की होती है। ठीक है, दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स छोड़ रही हैं। ठीक है, और x बराबर 0 पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं, तो देखो इसमें x गायब है दोनों की दोनों इक्वेशन में। ठीक है ना, x बराबर 0 पार्टिकल की बात हो रही है। तो सर ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है अपने पास 500 पाई, और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है अपने पास 506 पाई। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया सर, क्लियर है, हमको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, एफ फाइंड कर लो। सर 2 पाई F1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई F2 हो जाएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पाई ने पाई को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, ये आ जाएगा अपने पास कितना, 250। सर ये कितना आ जाएगा अपने पास, 253। समझ लग रही है बात, 253। तो F1 आ गया अपने पास 250 हर्ट्ज, F2 आ गया अपने पास 253 हर्ट्ज। तो सर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सर बीट फ्रीक्वेंसी तो होता है दोनों का डिफरेंस। ये कितना हो जाएगा सर, 3 हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 3 बीट्स पर सेकंड। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड ना, यानी कि 3 बीट्स पर सेकंड। लेकिन सवाल में अपन से क्या पूछा गया है, 3 बीट्स पर सेकंड पूछा गया है कि 3 बीट्स पर मिनट पूछा गया है? सर 3 बीट्स पर मिनट पूछा गया। अगर एक सेकंड में 3 बीट देता है तो एक मिनट में कितनी देगा, इंटू 60, यानी कि 180 आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 60 180 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, टू साउंड वेव्स विद वेवलेंथ 5 मीटर एंड 5.5 मीटर रिस्पेक्टिवली ईच प्रोपोगेट इन अ गैस विद वेलोसिटी 330। देखो दो अपने पास साउंड वेव्स हैं, ठीक है ना, एक की वेवलेंथ दे रखी है 5 मीटर, ठीक है ना, दूसरे की वेवलेंथ दे रखी है अपने को 5.5 मीटर। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी दे रखी है सर, ये दे रखी 330। तो आप लैम्डा आपको दे रखा, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लोगे, क्या होता है v बाय लैम्डा। ठीक है ना, तो लैम्डा 1 करोगे तो F1 आ जाएगा अपने पास, v तो कितना 330 बाय 5, तो कितना आ जाएगा 66। और F2 कितना आ जाएगा सर, F2 आ जाएगा अपने पास 330 डिवाइडेड बाय 5.5। सर 330 डिवाइडेड बाय 5.5 कितना आ जाएगा सर, ये तो आ जाएगा अपने पास कितना 60। ये तो आ जाएगा अपने पास कितना 60। तो ये आ गया 66 हर्ट्ज, ये आ गया अपने पास 60 हर्ट्ज। तो भाई साहब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड क्या हो जाएगा, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा अपने पास F1 माइनस F2। देखो बेटा एक ही फॉर्मूला लग रहा है, हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने डेरिवेशन कराई थी फर्जी में कराई थी। ठीक है ना, बस ज्यादा मैं तेज बन रहा था। ठीक है, तो 66 माइनस 60 यानी कि आंसर आ जाएगा 6 हर्ट्ज, या बोलो 6 बीट्स पर सेकंड। नेक्स्ट देखो बेटा, गुड क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। पहले लिख देता हूं, ये बुद्धि वाला सवाल है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, आपकी जितनी बुद्धि काम करती है आप उसी हिसाब से समझ पाओगे। मैं बता रहा हूं, हमेशा हर साल की बात बता रहा हूं, हर साल बच्चों को ये समझाया जाता है, लेकिन बच्चों के ये पल्ले नहीं पड़ता क्योंकि वो बुद्धि लगा के नहीं सुनते। तो मैं पहले बता रहा हूं, बुद्धि वाला सवाल कुछ है नहीं, एक ही फॉर्मूला लगना है, लगना एक ही फॉर्मूला है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है अपने पास वो क्या होता है, डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसीज। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी v गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज। समझो एक अपने पास सोर्स है, को 1 बोल देते हैं, एक सोर्स 2 है। ठीक है, सोर्स 1 है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है अपने पास v है,
व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200 हर्ट्ज है। इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ v है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ 200 हर्ट्ज है, ठीक है ना। और ये दोनों मिलके कितनी बीट्स दे रहे हैं सर? ये दोनों दे रहे हैं 5 बीट्स पर सेकंड दे रहे हैं, यानी बीट फ्रीक्वेंसी 5 है। तो हमको पता है सर, जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो तो दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये जो v है, ये जो v है, ये क्या क्या हो सकता है सर? ये जो v है ये 205 भी हो सकता है और 195 भी होता है सर। क्यों? क्योंकि बेटा बीट फ्रीक्वेंसी से सिंपल डिफरेंस होता है। अगर 205 में से 200 गए तो भी 5 मिल जाएगा, 195 में से 200 गए तो भी अपने पास 5 मिल जाएगा, होता तो मॉड ही है, ठीक है। यहां तक समझ आया? बिल्कुल सर। तो आंसर जो v का है वो 205 भी हो सकता है, 195 भी हो सकता है, लेकिन होगा कौन सा अब ये चेक करना है। उसके लिए और इंफॉर्मेशन दी होगी। द सेकंड हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी 2v ऑफ सोर्स गिव्स 10 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 420। अब तीसरा सोर्स और आ गया, एक सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 420 हर्ट्ज। तो कह रहा है कि जब इस सोर्स को आपने क्या किया, सेकंड हार्मोनिक में बजाया, ठीक है ना, यानी कि 2v फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, तो ये तीसरे सोर्स जो कि 420 हर्ट्ज का है उसके साथ कितनी बीट्स दे रहा है सर? 10 बीट्स दे रहा है, ठीक है ना। यानी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास? 10 है। तो सर जो 2v होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर सर बीट्स 10 दे रहा है इसके साथ, तो 2v क्या होगा सर? या तो 2v 430 होगा, या तो 2v क्या होगा अपने पास? 410 होगा। वो सोचो ना, अगर 10 बीट्स दे देता तो, और ये 420 है, तो 2v की वैल्यू या तो 410 होगी या तो 430 होगी, क्योंकि सर 420 में से 410 गए तो भी 10 आएगा, 420 में से 430 गए तो भी कितना आएगा अपने पास? 10 ही आएगा, अगर मॉड लेके करूं तो। समझ लग रही है बात? तो बेसिकली अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को v की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि v या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, 205 और 195 में से आंसर होगा, तो ये या तो आंसर ही नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? देखो हमको इतना पता है कि सर v से 2v किया गया है, फ्रीक्वेंसी को डबल किया गया है, तो देखो किसको डबल करने से अपने को इनमें से कुछ मिलता है। सर अगर मैं 195 को डबल करूं तो 195 को डबल करने से अपने पास आता है, 195 को डबल करने से अपने पास कितना आता है सर? 390 आता है अपने पास। 195 को अगर मैं डबल करूं तो अपने पास क्या आता है? 390 आता है। सर ये तो 430 है ना, 410 आ रहा है, तो मतलब ये तो गलत है। 205 को डबल करूं तो क्या आता है सर? 410 आता है। इसका मतलब आंसर क्या है अपने पास? 205 है। समझ लग रही बात बेटा? अपने को तो पता है इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, लेकिन होगा कौन सा वाला उसके लिए और इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर हमने देखा कि भाई साहब ये इसके साथ 10 बीट्स दे रहा, तो या तो ये 410 होगा 430 होगा। अब देख लो डबल करके कौन सा आंसर दे सकता है? ये तो दे ही नहीं सकता, ये तो इसकी डबलिंग करोगे तो 390 आता है, 390 तो है ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, 205 का डबल क्या आ रहा है? 410, ये आंसर हो जाए। समझ लग रही है बात? ठीक है, चलो अब देखो एक टर्म आती है वैक्सिंग। कभी कभी लिखा होगा कि हमने ट्यूनिंग फोर्क को क्या कर दिया? वैक्स कर दिया। बेटा जब हम लोग किसी भी ट्यूनिंग फोर्क को हम लोग वैक्स करते हैं, ठीक है ना, ट्यूनिंग फोर्क को हम लोग क्या करते हैं? वैक्स कर देते हैं। कोई भी ट्यूनिंग फोर्क उसको वैक्स कर दिया, तो वैक्स करने से क्या होता है? उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो घट जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या कर जाती है? डिक्रीज। वैक्स करने से क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। और किसी भी अगर ट्यूनिंग फोर्क को आप शार्प कर दो, या बोल दो फाइलिंग, फाइल कर दो आप, जैसे नहीं अपने नेल्स को फाइल करती हैं लड़कियां बैठ गए खिचर 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 खिचर, ठीक है ना। फाइलिंग से क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग वैक्सिंग करते हैं, वैक्सिंग वाली वैक्सिंग नहीं भाई साहब बाल उठा रहे हैं ना, ठीक है ना, वो मोमबत्ती की तो वैक्स होती है ना एक तरह से, उसी टाइप से समझ लो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है ना, कि इसमें माल और चढ़ा रहे हो, ठीक है ना। जो इसके ट्यूनिंग फोर्क है लेकिन इसमें माल और चढ़ा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, और यहाँ पे फाइलिंग करने से क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे फाइलिंग कर रहे हो आप, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये चीज क्लियर है?
तो ये चीज होती है अपने पास। और देखो, अगर तो अपने पास कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है, अगर वो बोथ एंड से फिक्स्ड है फॉर एग्जांपल, या बोथ एंड से फिक्स्ड नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्या करते हो, टेंशन को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको इंक्रीज करोगे, तो सर टेंशन इंक्रीज करने से क्या होगा, टेंशन होगी ना, उसको इंक्रीज करते हो, चाहे बोथ एंड फिक्स्ड हो चाहे वन एंड फिक्स्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन को इंक्रीज करने से क्या होता है सर, स्पीड क्या होती है सर, अंडर रूट टी बाई म्यू। टेंशन इंक्रीज करोगे तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चाहे बोथ एंड फिक्स कर लो चाहे वन एंड फिक्स कर लो, बोथ एंड फिक्स में एनवी बाई 2L होती है, तो अगर वी इंक्रीज कर रहा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर आप टेंशन इंक्रीज करोगे तो स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उसी तरीके से अगर आप क्या करते हो, टेंशन को डिक्रीज करते हो तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। समझ लग रही है बात। तो कोई भी स्ट्रिंग होगी उसमें अगर आप टेंशन को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, और अगर टेंशन को डिक्रीज करते हो तो डिक्रीज करती है। ये तो मैंने आपको बोथ एंड फिक्स का कराया। अगर मान लो वन एंड फिक्स का होता तो अपने पास आंसर क्या आता, ये कुछ ऐसा आंसर आ जाता। तो भी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी वी के। समझ लग रही बात। अगर वी इंक्रीज करेगा तो एफ भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो अब देखो सवाल देख लो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है अपने पास, अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, एक सेकेंड, a tuning fork of frequency 512 hertz makes 4 beats per second with the vibrating string of a piano। कोई पियानो है, उसकी स्ट्रिंग के साथ कितनी दे रहा है भाई साहब, एक ट्यूनिंग फोर्क 512 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4 बीट्स दे रहा है। समझो ये है पियानो, ये है पियानो स्ट्रिंग, और ये अपना क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को 512 हर्ट्ज। ठीक है ना, और ये कितनी बीट्स दे रहा है इसके साथ सर, इसके साथ ये जो दे रहा है ये कितनी बीट्स दे रहा है सर, ये दे रहा है अपने को सर, ये दे रहा है अपने को 4 बीट्स। बीट फ्रीक्वेंसी यानी कितनी होगी, 4 होगी। अब सर अगर बीट फ्रीक्वेंसी 4 होगी तो जो पियानो स्ट्रिंग होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या तो 508 होगी या 516 होगी। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो बीट फ्रीक्वेंसी 4 आ सकती है। 512 माइनस 508 भी 4 होते हैं, 512 माइनस 516 भी क्या होते हैं, 4 होते हैं अगर मॉड ले लूं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। फिर क्या बोला जा रहा था, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकंड व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज। अब कितनी बीट फ्रीक्वेंसी होगी सर, अब बीट फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ठीक है ना, कब हुई 2, जब मैंने क्या किया, जो पियानो की स्ट्रिंग थी उसमें टेंशन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर मैं टेंशन को इंक्रीज करूंगा तो जो पियानो की जो स्ट्रिंग होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। पियानो पीएस यानी कि पियानो स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, पियानो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। ये ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अभी भी कितनी है सर, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी तो अभी भी कितनी है, 512 हर्ट्ज है। ठीक है ना, लेकिन पियानो स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर 508 होगी तो 508 से कुछ 509 हो सकती है, 510 भी हो सकती है। ठीक है ना, 516 होगी तो 516 से कुछ 500 कितनी हो सकती है, 517 भी हो सकती है, 518 भी हो सकती है, 519 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे भी 509, 510, 511 कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि उसने बोला फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। अब ये थोड़ी ना बताया कितनी इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकती है सर। पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन। आपसे पूछा गया है कि टेंशन इंक्रीज करने से पहले क्या फ्रीक्वेंसी थी पियानो स्ट्रिंग की। ये तो टेंशन इंक्रीज करने के बाद है। अगर 508 होती तो कुछ ये हो जाती इंक्रीज करने के बाद, अगर 516 होती तो सर कुछ ये हो जाती टेंशन इंक्रीज करने के बाद। लेकिन हमसे टेंशन इंक्रीज करने के बाद नहीं, टेंशन इंक्रीज करने से पहले, यानी कि 508 या 516 में से ही तो कुछ होती। तो आंसर या तो 508 होगा या 516 होगा, इसका मतलब 510 और 514 तो हो ही नहीं सकता। अब सर आंसर होगा क्या। अब एक चीज बताओ, उसने और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सर जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई तो वो ट्यूनिंग फोर्क के साथ 2 बीट्स दे रही है। तो आप बताओ इसमें और इसमें से कौन सी वाली ऐसी चीज है, कौन सी वाली ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि इसके साथ अपने को 2 बीट्स दे सकती हैं। आप खुद बताओ, अगर मैं 516 को इंक्रीज करूंगा यानी कि 517, 518, 519 करूंगा, और इससे जब माइनस करूंगा तो कभी 2 बीट्स आ सकता है, खुद बताओ फील से। अरे
516 में से 512 गए थे तो अपने को 4 आता था, लेकिन अगर आप 516 को इंक्रीज करूंगा 517, 518, 519 पे लेके जाऊंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज करेगी ना, 5, 6, 7 ऐसी कुछ आएगी ना भाई। इसमें से इसको माइनस करोगे तो अपने पास आंसर 5, 6, 7 इस टाइप से आएगा ना, दो तो आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं 508 को इंक्रीज करूंगा 509, 510, 511 कुछ लेके जाऊंगा तो जब इसमें से माइनस करूंगा तो अपने पास 2 बीट्स आ सकता है, क्योंकि 509 में से 512 गए 3 बचा, लेकिन 510 में से 512 गए तो 2 आ सकता है ना, यानी कि 508 होगी तब बीट फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी थी, 4 थी। सही है सर, लेकिन 516 पे भी 4 मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमको ये नहीं पता कि 508 होगी कि 516 होगी, लेकिन जब हम लोगों ने इंक्रीज करी तो 516 को जब इंक्रीज करूंगा तो अपने को 2 तो कभी आ ही नहीं सकता ना, 2 तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा ही मिलेगी अपने को बीट फ्रीक्वेंसी। 2 कब आ सकता है सर, जब 508 को इंक्रीज करूं, 510 कर दूंगा ना तो जब इससे माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या था अपने पास, 508 था। बेटे ये बुद्धि वाले सवाल हैं सारे, ध्यान से सुनना, घर पे आके खुद से ट्राई करना, तभी आएगा, वरना तो गुड़प हो जाएगा सब, ठीक है। अरे इतनी चीज क्लियर है। देखो, on a guitar 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, 6 Hz है, ठीक है। when tension in B is slightly decreased, अगर B की टेंशन, देखो 2 स्ट्रिंग्स अपने पास गिटार में, ठीक है ना, 2 स्ट्रिंग्स अपने पास गिटार में, एक की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F1 FA है, एक की फ्रीक्वेंसी FB है। जब दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं तो अपने बीट फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है सर, 6 Hz मिल रही है। इतना क्लियर है, दोनों के डिफरेंस से अपने को जो बीट फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो 6 Hz मिल रही है। अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज्ड, जब बी की टेंशन को स्लाइटली डिक्रीज कर गया, बी की टेंशन को स्लाइटली डिक्रीज कर देंगे, टेंशन इन बी डिक्रीज कर दी तो टेंशन जो फ्रीक्वेंसी होगी बी की वो भी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि जब जो नई फ्रीक्वेंसी है एफ बी डैश वो एफ बी से कुछ कम होगी, ठीक है ना। द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 Hz, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई सर, 7 Hz हो गई। ये तो अपने को दे ही रखी है, तो ए ही है, इसको छेड़ा नहीं है, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530, ए की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, चलो सवाल में 530, ठीक है ना, ए की फ्रीक्वेंसी सवाल में दे रखी 530, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या होगी, यानी कि एफ बी फाइंड करना है। ये तो डिक्रीज्ड है, ये तो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी है बी की, ठीक है ना, हमें तो ओरिजिनल फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है। अब एक चीज बताओ, इसकी 530 है और ये 6 बीट्स दे रहा है, तो बी या तो 536 होगा या तो 524 होगा, अरे यही तो होगा, या तो 536 होगा या 524 होगा। इतनी चीज समझ लग रही है बात, ठीक है, बुद्धि लगाओ, आंसर इन दोनों में से कुछ एक होगा, ठीक है ना, या तो आंसर 536 होगा बी का, या तो आंसर 536 होगा या 524 होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब कौन सा आंसर होगा सर, देखो बेटा, उसने और इंफॉर्मेशन दी है अपने आंसर तक पहुंचने के लिए कि अगर मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया है, बी की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, टेंशन घटा के, तो 7 बीट्स मिल रही है अपने को, कितनी मिल रही है, 7 बीट्स ए के साथ। तो अगर मैं 536 को घटाऊं, 536 को घटाऊं, कुछ 535 करूं, 534 करूं, ठीक है ना, 533 करूं, और 524 को घटाऊं, कुछ 523 करूं, 522 करूं, 521 करूं, तो आप बताओ इसको और इसको देख के कि कौन सी वाली चीज 530 के साथ 7 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी दे सकती है, बताओ बेटे। जब 536 को मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, तो 535, 534, 533 आएगा। तो जब इनको माइनस करूंगा इससे, तो 535 को जब माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा, 534 को करूंगा तो 4 आ जाएगा, 533 को करूंगा 530 से 3 आ जाएगा। अरे ये तो 7 के करीब ही नहीं जा रही, ये तो 7 से उल्टा कम जा रही है, ठीक है ना। अब 524, 523 करूंगा, 523 में से कहे 530, अरे सर जब 524 को घटाया तो 523 आया, 523 और 530 का डिफरेंस 7 देता है, इसका मतलब जो आंसर था वो 524 था। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 524। बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है, बीट फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा,
फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है, ठीक है ना, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। समझ लग रही है बात? बीट फ्रीक्वेंसी के लिए मैं स्मॉल बी लेता हूं। इतनी चीज क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से हम लोग सवाल करते हैं, यही सवाल है अपने पास, इसी टाइप के पास सवाल आएंगे अपने पास। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपसे बोला तो था लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखूंगा, लेकिन मेरी समझ से फिर से बड़ा हो गया, कोई नहीं। मुद्दे की बात है कि आपको क्वेश्चन समझ आने चाहिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपनी आखिरी क्लास है, जो कि अपने पास डॉपलर इफेक्ट की क्लास होगी, उसके बाद हमारा टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।